देख रहे हैं खबरदार। लद्दाख में मैं इस समय मौजूद हूं और लगातार आज तक आपको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एक्चुअल परिस्थितियां यहां से बताता है। आज कई एक्सक्लूसिव खबरें आपको सीधे लद्दाख से देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले हम वही परंपरा निभाते हैं जिसकी शुरुआत हम खबरदार में करते हैं, यानी खबरों को खबरदार के लेंस से देखने। आज की अगर हम बात करें तो ठीक 3 महीने हो गए सुशांत सिंह राजपूत की मौत के, और इसीलिए इसी सब के बीच जो बॉलीवुड की ड्रग डिफेंस लीग है, चूंकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग का मामला सामने आया और उसके बाद हम आज बॉलीवुड की ड्रग डिफेंस लीग के इरादों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि रिया के ड्रग्स गैंग की जांच पर बॉलीवुड का गैंग वॉर हो गया है। संसद में रवि किशन ने ड्रग्स की जांच और बॉलीवुड में फैले ड्रग्स के जाल का मुद्दा उठाया तो जया बच्चन ने इसे लांछन लगाकर पूरे बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश बता दिया। बाद में कंगना रनौत ने भी इस मुद्दे पर पीठ की झड़ी लगा दी। सवाल यह है कि ड्रग्स की कुंडली खुलने से कौन कौन डर रहा है, इसका जवाब आपको देंगे और बॉलीवुड की नसों में दौड़ते ड्रग्स वाले इतिहास से आपका परिचय करवाएंगे। इसके अलावा बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली के राज खोलने वाले टापू के बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह सुशांत केस का अहम मोड़ है। आज तक के पास टापू पर होने वाली पार्टियों के चश्मदीद गवाह का बयान है। इस बयान से पता चलेगा कि टापू पर बॉलीवुड के कौन कौन से सितारे जाते थे। हम चीन के खुराफाती दिमाग की सर्जरी भी करेंगे जिसमें भारत से युद्ध के इरादे पल रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के युद्ध वाले इरादों पर सीधी सड़क बना दी, कई संदेश उन्हें दे दिया। आज हम आपको एलएसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर भी लिए चलेंगे। चीन का घमंड तोड़ने के लिए भारत तैयार है। शी जिनपिंग चीन की राजनीति और एलएसी दोनों मोर्चों पर फ्लॉप साबित हुए हैं। ऐसे में जिनपिंग का मूड खराब करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। चीन की हालत इतनी नाजुक है कि उससे कटाक्ष भी नहीं सहे जा रहे। आज तक के व्यंग बाण सीधे चीन के सीने पर लग रहे हैं। वहां की सरकार और पूरे प्रशासन को आज तक का लोकप्रिय एनिमेशन वीडियो सो सॉरी देखकर काफी धक्का लगा है। चीन को आज तक का व्यंग कैसे चुभ गया है, यह भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण नंबर 1 आज का, जिसमें हम आपको यह दिखाएंगे कि ड्रग्स के मामले में किस तरीके से एक ड्रग डिफेंस लीग खड़ी हो गई है, क्योंकि ड्रग को लेकर चंद आरोप लग रहे थे। रवि किशन ने कल सदन में जिस तरीके से बॉलीवुड के भीतर ड्रग्स की बात की थी, जया बच्चन को यह बात पसंद नहीं आई थी। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा। आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। रवि किशन ने क्या गलत कह दिया जो जया बच्चन इतना भड़क गई? अगर बॉलीवुड की गंदगी साफ होगी तो इसमें कौन सी शर्म और क्या बदनामी? जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke who is from the industry against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन का गुस्सा सबको दिखा, लेकिन उनकी बातें समझ से बाहर थी। ड्रग्स केस की जांच करना बॉलीवुड की बदनामी कैसे हो गई, और बदनामी के डर से क्या कोई जांच नहीं होनी चाहिए? जैसे बायोवेपन कोरोना भेजा गया चाइना द्वारा, एक बड़ी टैबलेट्स की कोकेन, एलेक्सी, एक्सेसी, व्हाटएवर नेम इज देयर, ये खेप आती है पंजाब द्वारा, पंजाब के बच्चों को खत्म करते हुए हर जगह पहुंच रही है।
पाकिस्तान द्वारा नेपाल के थ्रू आती है, तो कौन, अब मैं पार्लियामेंट में जाके आवाज नहीं उठाऊंगा अपनी इंडस्ट्री के, अपनी फैटर्निटी का, तो कौन उठाएगा? और मैं चाहता था मेरी सीनियर जया जी इसमें मेरा समर्थन देंगी। आज मुझे लगा राज्यसभा में वो मेरा समर्थन देंगी, उसके बजाय वो हम ही को उल्टा टांग दी। अगर बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली खुली है तो इस पर रवि किशन क्या, हर फिल्मी सितारे को बोलना चाहिए। ये कौन सी बात हुई कि फिल्मों में काम करने वाले इस पर चुप रहे? जया बच्चन को आज कंगना ने खूब सुनाया। जया जी, क्या तब भी आप यही बातें कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को पीटा जाता, उन्हें टीनेज में नशा दिया जाता, उनका शोषण होता? क्या तब भी आप यही बोलती अगर अभिषेक को लगातार परेशान किया जाता और एक दिन वो लटके हुए मिलते? हम लोगों के लिए भी थोड़ी हमदर्दी दिखाइए। कंगना रनौत बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर लगातार बोल रही है। इस गैंग पर कल रवि किशन ने लोकसभा में बोला था। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि हमारे हीरो हीरोइन युवाओं के रोल मॉडल होते हैं, इनका नशा हिरन होना चाहिए। दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए। इसमें बुरी लगने वाली बात क्या थी? लेकिन जब बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग से ज्यादा चिंता बदनामी की होने लगे तो एक डिफेंस लीग दिखने लगती है। जया बच्चन ने जैसे ही राज्यसभा में बोला, बॉलीवुड के लोग उनमें मसीहा देखने लगे। अनिल कपूर की बेटी अभिनेत्री सोनम कपूर ने कहा कि वो बड़े होकर जया बच्चन बनना चाहती है। जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर ने कहा कि जब भी जरूरत होती है जया बच्चन आवाज उठाती है। अभिनेत्री तापसी पन्नू ने जया बच्चन का समर्थन किया। जया बच्चन के समर्थन में शिवसेना कूद गई है, क्योंकि जया बच्चन की बातों से उसे कंगना रनौत को सुनाने का सुनहरा मौका मिला। ये जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं, आरोप करते हैं, मुझे लगता है वो सबकी डोपिंग टेस्ट करनी चाहिए, जैसे स्पोर्ट्स में होता है। लेकिन बॉलीवुड की इस डिफेंस लीग पर बहुत सवाल है। पहले तो मुंबई पुलिस ने ड्रग्स एंगल की जांच नहीं की थी, और जब सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल निकला और एनसीबी ने लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो अब इन लोगों को बॉलीवुड की इमेज की चिंता होने लगी है। दिल्ली से पौलमी साहा और मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। कितनी अजीब बात है, कितना अजीबोगरीब तर्क है ये। अब राजनीति में अगर किसी के ऊपर कोई आरोप लगता है और उसकी जांच होती है, तब राजनीति बदनाम नहीं होती है। अगर क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का आरोप लगता है और मैच फिक्सिंग की जांच होती है, तब क्रिकेट बदनाम नहीं होता है। लेकिन बॉलीवुड पे अगर ड्रग्स का इल्जाम लग जाए और उसकी जांच होने लगे, तो बॉलीवुड की बदनामी हो गई। और इसको लेकर जया बच्चन ने रवि किशन पर इस तरह के आरोप लगा दिए कि जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो। रवि किशन से हमने ये सवाल पूछे, हमने ये सारे सवाल उनके सामने रखे, उन्होंने करारा जवाब दिया है जया बच्चन को। जया जी तो आप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं, जिस मुंबई से निकले हुए एक्टर हैं, वो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है। अंजना जी, कौन सी थाली, कौन सी थाली, कौन सा खाना, कौन सा छेद? किसने रवि किशन को कभी आपने सुना है? आप भी देख रही हैं 30 साल से 650 फिल्म के, कभी किसी ने हमको ब्रेक दिया? किसी फिल्म में हम लॉन्च हुए? ट्रेन्ड एक्टर, ट्रेन्ड डांसर, सब कुछ कभी नहीं। स्वयंभू रहे हम, स्वयं को लॉन्च किया, एक बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया। समाज ने, मेरे समाज ने, देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया। जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा जब हम एक बिग बॉस में बोले, तब देश ने वो नारा गूंजा और लोगों ने पसंद किया। फिर साउथ की इंडस्ट्री में गए, वहाँ लोगों ने पसंद किया। मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मुझे किसी ने खड़ा ही नहीं किया कभी। मुझे किसी ने मेरी कॉलर को भी नहीं पकड़ा कि आओ बेटा खड़े हो जाओ। शायद मैं रीज़न नहीं ढूंढना, तो आज मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ। कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की? एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए। कहाँ किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई? हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं। मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा।
कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे। अगर चलिए थाली है तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को। अगर उस थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा। यस आई विल डू इट बिकॉज आई नो फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं, कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है ताकि वहां पे सब लोग एक बाइपोलर के शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट? हम क्या देख रहे हैं और किस युग की तरफ जा रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करता है, फिल्मी पर्दे पर जो आता है, उसे हीरो या हीरोइन के नाम से जाना जाता है। हीरो या हीरोइन जो आपका आइडल है, आपका मिसाल है, क्यों नहीं एक ऐसी इंडस्ट्री को साफ सुथरा होना चाहिए जिसमें काम करने वाले लोगों को एक युवा वर्ग के लिए नहीं, समूचे समाज के लिए एक मिसाल माना जाता है। किसको डर है, किस को डर है बॉलीवुड में कि कहीं उनकी ड्रग्स की कुंडली खंगाल न दी जाए? जरा देखिए। रिया चक्रवर्ती और उसकी मंडली के ये चेहरे, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा, श्रद्धा कपूर। क्या रिया की इस मंडली में ही बॉलीवुड की ड्रग्स कुंडली छुपी है, जिस कुंडली के खुलने का बड़े बड़े सितारों को डर है? और क्या यही डर बड़ी वजह है जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की इमेज के नाम पर जया बच्चन को आगे किया गया? There are people in the entertainment industry who are some of the highest taxpayers. गलत बात है. I need the protection. The industry needs the protection and support of the government. Thank you. ये बात तो सही है, फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े बड़े नाम दिए, दुनिया में पहचान है, करोड़ों का टैक्स देते हैं, हजारों को रोजगार देते हैं, लेकिन इससे ड्रग्स गैंग के दाग नहीं धुलेंगे। ये गंदगी बाहर आनी चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। जहाँ तक ड्रग का संबंध है और बॉलीवुड में जिस प्रकार से ड्रग की बातें बाहर आ रही है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और इसको पूरे तरीके से खत्म किया जाना चाहिए। अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है, एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। बहुत सारे कलाकार मतलब ड्रग से प्रभावित है, तो उसको रोकना चाहिए, उनकी जिंदगी बचानी चाहिए। It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। जया बच्चन ने आज जो कहा उसे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया। ये वही लोग हैं जो पहले दिन से ही जांच पर मुंह बनाते रहे हैं, फिर चाहे सुशांत के केस की जांच हो या फिर रिया के ड्रग्स मामले की जांच हो। इसलिए लोग तो शक करेंगे ही कि बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग को बचाने में जोर लगाया जा रहा है, सच्चाई को बाहर आने से रोका जा रहा है, क्योंकि एनसीबी के जाल में बॉलीवुड का ड्रग्स गैंग फंस रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को 25 सितारों के नाम पता चल चुके हैं। ड्रग्स केस की जांच में बॉलीवुड की पार्टियों की पोल खुल चुकी है। रिया शौविक एंड कंपनी ने इस काले खेल के बड़े राज उगल दिए हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग को कंगना भी बेनकाब कर चुकी हैं। ये कंगना ने कहा था कि बॉलीवुड में कई बड़े कलाकार अलग अलग ड्रग्स लेते हैं। वो कई लोगों के खुलकर नाम भी ले चुकी हैं और इनका ब्लड टेस्ट करवाने की बात भी कर चुकी हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बॉलीवुड में एंट्री होती है तो ए लिस्ट में शामिल कई हस्तियां सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। अगर ब्लड टेस्ट होते हैं तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री स्वच्छता मिशन के तहत बॉलीवुड नाम के गटर को साफ करेंगे। एनसीबी की जांच के बाद बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे हैं। इनमें कई स्टार किड्स भी शामिल हैं, जिन्हें रिया की ड्रग्स मंडली का हिस्सा बताया गया। इनमें सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का नाम सामने आया। इसमें श्रद्धा कपूर का भी नाम आया है। अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह का भी नाम दिया गया है। ये सभी रिया चक्रवर्ती की करीबी हैं। रिया के ड्रग्स केस में फंसते ही इन पर भी शिकंजा कस गया। इसी से बॉलीवुड में खलबली है। आगे कौन से बड़े चेहरों का नाम आएगा,
एक एक राज तक अब एनसीबी को पहुंचना है। एनसीबी पूरी ताकत से जुटी है। ड्रग्स गैंग से बॉलीवुड के गठजोड़ का पर्दाफाश हो जाएगा। बॉलीवुड के बड़े लोगों को इसी बात का डर होगा। आज तक ब्यूरो। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में एक अहम मोड़ सामने आया है, क्योंकि अब तक ये साफ था कि एक फार्म हाउस में सुशांत सिंह राजपूत के साथ जब रिया चक्रवर्ती और पूरी ड्रग्स मंडली जो थी वो एक्टिव रहती थी, लेकिन अब एनसीबी के सामने एक बोटमैन ने जो बयान दिया है उसके जरिए दो बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आए हैं, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। पावना लेक का एक सुनसान टापू, एक स्टार और बॉलीवुड की दो मशहूर एक्ट्रेस। चश्मदीदों के बयान से इस टापू का राज खुल गया है। गुपचुप पार्टियां, नशे का खेल, ड्रग्स की सप्लाई सब सामने आ रही है। मेजबान और मेहमानों के नाम खुल गए हैं। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सुशांत के फार्म हाउस के करीब ड्रग्स पार्टी एक आइलैंड पर होती थी। पावना लेक के इलाके में इस आइलैंड को आपती गवंडे नाम से जाना जाता है। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक सुशांत की इन पार्टियों में बतौर मेहमान बॉलीवुड में डंका बजाने वाली अभिनेत्री श्रद्धा कपूर और सारा अली खान शामिल होती थीं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच और पूछताछ में एक जगदीश गोपीनाथ दास नाम के बोटमैन का बयान सामने आया है। इस बयान का एक हिस्सा सुनिए। सुशांत सिंह राजपूत अपने दोस्तों के साथ आपती गवंडे टापू पर आते थे। सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती भी आई थी। तीनों कभी एक साथ नहीं आई। दरअसल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने जब ड्रग्स एंगल पर जांच करनी शुरू की तो सबसे पहले सुशांत के फार्म हाउस पर गई। वहां पर छानबीन की तो सुराग मिला कि सुशांत सिंह राजपूत एक आइलैंड पर पार्टी करने के लिए जाते थे। सुशांत सिंह राजपूत के इस पार्टी वाले खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पावना डैम के इस आइलैंड पर पहुंची तो एक बोटमैन मिला। बोटमैन से जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छानबीन की तो पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ घंटों इस आइलैंड पे आते थे। लेकिन जो सबसे बड़ा खुलासा किया है बोटमैन ने वो ये कि सारा अली खान भी 4-5 बार आ चुकी हैं, श्रद्धा कपूर भी यहाँ पर आ चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने सनसनीखेज बयान देते हुए जगदीश गोपीनाथ ने कहा, सारा अली खान ने सुशांत के साथ 3-4 बार मेरी बोट पर बैठकर डैम की सवारी की और टापू पर जाकर पार्टी भी की। ये लोग घंटों टापू पर बैठते थे, शराब, गांजा और जमकर नशा करते थे। बोटमैन ने बॉलीवुड की दूसरी अभिनेत्री श्रद्धा कपूर का भी नाम लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दिए बयान में कहा है, अभिनेत्री श्रद्धा कपूर भी सुशांत के साथ इस आइलैंड पर आई थी और पार्टी में शामिल हुई थी। पावना डैम के आपती गवंडे टापू पर ये सभी पार्टी करते थे। आइलैंड पर जमकर पार्टी होती थी, शराब चलता था और शराब के अलावा मैरुआना यानी गांजा चलता था। इस खुलासे के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बोटमैन का बयान दर्ज किया है। उस बोटमैन का बयान आज तक के पास भी मौजूद है। अब सुशांत के फार्म हाउस और इस आइलैंड में पार्टी में शामिल होने वाले तमाम लोगों पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजर है। नारकोटिक्स ब्यूरो को दिए अपने बयान में बोटमैन गोपीनाथ ने यह भी बताया कि सुशांत के साथ उनकी टीम का कौन कौन साथी यहाँ आता था। इसमें वो सभी लोग थे जिनका नाम आज ड्रग्स कनेक्शन में आ रहा है। बयान में कहा गया, सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती के साथ घंटों टापू पर बैठे रहते थे। सुशांत के साथ सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शौविक चक्रवर्ती और जैद विलात्रा भी ड्रग पार्टी में शामिल होते थे। यानी बोटमैन ने जो खुलासे किए हैं उससे 3 बात साफ हो रही है। पहला ये कि सुशांत के साथ सभी लोग यहाँ आते और पार्टी करते थे। दूसरा ये कि पार्टी में शराब और गांजा का सेवन होता था। और तीसरा ये कि सुशांत का ये फार्म हाउस मौज मस्ती की जगह थी और इसमें तमाम नशा भी शामिल था। बोटमैन के इस सनसनीखेज बयान के बाद ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द पूरी ड्रग मंडली थी। इसमें उसके दोस्त थे, पेडलर थे और बॉलीवुड की बड़ी हस्तियां थी।
खबर है कि नारकोटिक्स ब्यूरो अब सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ कर सकता है। अरविंद ओझा, पावना लेक, पुणे, आज तक। चकाचौंध भरी दुनिया का जो काला चेहरा होता है, दरअसल कभी क्रिएटिविटी के नाम पर ड्रग्स, कभी दबाव से बचने के लिए ड्रग्स, कभी अगर आप ऊंचाई से नीचे तक जा रहे हैं तो उस दबाव से, उस गम को भूलने के लिए ड्रग्स, कभी खुशी में ड्रग्स। इन सारी चीजों के लिए कभी न कभी कोई न कोई बहाना तैयार कर लिया गया। बॉलीवुड में ड्रग्स की हिस्ट्री आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। हम आपको दिखाते हैं चंद ऐसे ही नाम जिन्होंने ड्रग्स की लत में पड़कर अपना सब कुछ गंवा दिया। ड्रग्स, डिप्रेशन और बॉलीवुड, कहते हैं यहाँ की चकाचौंध अच्छे अच्छों को भटका देती है। फिर चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स के बच्चे हों या फिर आंखों में सपने लिए दूर दराज से मुंबई आने वाले न्यू कमर। ऐसे कितने ही नाम और कितने ही किस्से हैं जिन्हें बॉलीवुड के ड्रग्स और डिप्रेशन ने बर्बाद कर दिया, जिनके सपने पूरे होने से पहले ही धुएं के गुबार में कहीं गुम हो गए। जो कामयाब हुए उन्हें ड्रग्स धीरे धीरे खाता गया। इस कड़ी में पहला नाम संजय दत्त का ही आता है। संजय दत्त और ड्रग्स का पुराना नाता रहा है। बचपन से लड़कपन तक पहुंचते पहुंचते उन्हें यह आदत कुछ ऐसी लगी कि उनकी जिंदगी बर्बाद होते होते बची। इसी ड्रग्स के चक्कर में उन्हें जेल भी जाना पड़ा और रिहैबिलिटेशन सेंटर भी। संजय दत्त नशे के किस कदर आदी थे, उसके कई किस्से हैं और उनकी बायोपिक में ये दिखा भी है। Well, I got on to drugs in college. It used to be कि मतलब कि नहीं पियो तो you're not in the scene kind of a thing. And I started that, but I got so hooked onto it that it took me about 10 years to get out. और तो और एक और स्टार पुत्र अभिनेता रणबीर कपूर भी किसी जमाने में ड्रग्स के आदी हो चुके थे। इत्तेफाक देखिए कि रणबीर ने संजय दत्त का किरदार निभाया था, मगर फिल्म रॉकस्टार के दौरान खुद रणबीर कपूर शराब और मैरिजुआना के आदी हो गए थे और उन्होंने ये बात स्वीकार भी की थी। अपने जमाने के मशहूर अदाकार फिरोज खान के बेटे फरदीन खान का तो करियर ही ड्रग्स की वजह से बर्बाद हो गया था। साल 2001 में उन्हें नशीले पदार्थों के साथ पकड़ा गया, जेल भी गए और उसके बाद उन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भी भेजा गया। जब जब बॉलीवुड में ड्रग्स की बात चलेगी, करण जौहर की पार्टी का जिक्र भी जरूर होगा। आरोप लगे कि करण जौहर के घर एक ऐसी पार्टी हुई थी जिसमें बॉलीवुड सितारों ने जमकर ड्रग्स ली थी, लेकिन इन इल्जामों को करण जौहर ने बेबुनियाद बताया था। There was this big uproar on social media and I was really angered with the kind of responses that were coming in, and then I was amused at how ridiculous it is. A group of friends, and you can see that people were analyzing ridiculous things. The next time there are people who make these allegations, baseless allegations and accusations, we will deal with that very strictly. अब बात स्टार पुत्र और एक्टर प्रतीक बब्बर की। राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर जब 13 साल के थे तब से ही ड्रग्स की उन्हें लत लग चुकी थी। 2017 में उन्हें रिहैब सेंटर भेजा गया था। अपने रैप सॉन्ग से नौजवानों के दिलों पर राज करने वाले हनी सिंह भी उन्हीं सितारों में शामिल हैं जिन्हें ड्रग्स की डोज ने शोहरत की बुलंदियों से गुमनामी के गर्त में पहुंचा दिया था। सफलता के शिखर पर पहुंचते ही हनी सिंह भी ड्रग्स की जद में आ गए। नशे की लत छुड़ाने के लिए हनी सिंह को भी रिहैब सेंटर भेजा गया था। सुशांत के लिए न्याय की आवाज उठाने वाली कंगना रनौत ने भी मार्च 2020 में माना था कि वो भी एक जमाने में ड्रग एडिक्ट थी। 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहां से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ड्रग्स और फिल्मी दुनिया का पुराना नाता रहा है और सुशांत के केस में भी ड्रग्स का एंगल ही सबसे बड़ा फैक्टर बन गया। आज तक ब्यूरो। अब हम चीन की तरफ चलते हैं और उसके खुराफाती दिमाग की सर्जरी करते हैं जिसमें भारत से युद्ध के इरादे पल रहे हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की असली परिस्थितियों का
पूरा ब्यौरा दिया और उन्होंने बताया, उन इलाकों के बारे में खास तौर से बताया जहां पर भारत और चीन की सेनाएं एलएसी पर आमने सामने हैं। हम मैप के जरिए आपको ये इलाके बताते हैं कि कहां कहां पर टकराव की स्थिति के बारे में रक्षा मंत्री ने जिक्र किया है। ये इलाके हैं पूर्वी लद्दाख में गोगरा, कोंकाला, जहां चीन ने बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात किए हुए हैं। कई बार यहां से चीनी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिशें की हैं, लेकिन इन इलाकों में भारतीय सेना ने भी चीन के बराबर तैनाती की है, जिससे हर बार चीनी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा है। संसद से चीन पर स्ट्राइक करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को साफ मैसेज दिया कि भारत बातचीत से विवाद का हल निकालने के लिए तैयार है, लेकिन अगर चीन ने लद्दाख में युद्ध की जमीन तैयार की तो उसके लिए भी भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। अब चीन इसे चेतावनी समझे या धमकी, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है कि वो अब ज्यादा दिन तक चीन को शांति के उपदेश नहीं देगा। चीन अगर युद्ध चाहता है तो अपनी ये हसरत भी पूरी करके देख ले। हाई ग्राउंड पे हैं हम ऊंची चोटियों पर हैं, हम चीन को डोमिनेट करने की स्थिति में हैं। हमारे बहादुर जवानों ने जहां संयम की जरूरत थी वहां संयम रखा तथा जहां शौर्य की जरूरत थी वहां शौर्य प्रदर्शित किया है। लगातार हिंदुस्तान के जो वायुवीर हैं वो आसमानी सरहदों की इसी तरीके से सुरक्षा कर रहे हैं और आज खासकर हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अभी MiG-29 एयरबोर्न है, सब लगातार सॉर्टीज यहां पर कर रहे हैं। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आईटीबीपी के ये वीर जवान तैयारी कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती की। हम सबको अपनी हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। अब चीन इसे चेतावनी समझे या धमकी, लेकिन ये आखिरी बार है जब भारत उसे शांति से समझा रहा है, क्योंकि अगर चीन को युद्ध का रास्ता पसंद है तो भारत भी गौतम बुद्ध का रास्ता त्यागने को तैयार है। की स्थिति, चाहे वो ट्रूप्स की स्केल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो या फ्रिक्शन पॉइंट्स की संख्या हो, वह पहले से बहुत अलग है। फिर भी हम मौजूदा स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। इसके साथ साथ मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चीन को आईना दिखा दिया और लद्दाख में चीन की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। चीन ने अप्रैल से ही लद्दाख में साजिशें रचना शुरू कर दिया था। मई में भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग में रोड़े अटकाना शुरू कर दिया था। एलएसी पर घुसपैठ की कोशिशें करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारतीय सेना ने संयम से काम लिया और चीनी सेना ने इसे भारत की कमजोरी समझने की बड़ी भूल कर दी और यही भूल उसे भारी पड़ गई। एलएसी के ऊपर फ्रिक्शन बढ़ता हुआ देखकर दोनों तरफ के सैन्य कमांडरों ने 6 जून 2020 को मीटिंग की तथा इस बात पर सहमत बनी कि रेसिप्रोकल एक्शंस के द्वारा डिसएंगेजमेंट किया जाए। दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि एलएसी को माना जाएगा तथा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे स्टेटस को बदले। किंतु इस सहमति के वायलेशन में चीन द्वारा एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। चाहे गलवान में हुई खूनी झड़प हो या पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर घुसपैठ करने वाली चीनी सेना को सबक सिखाना हो, विस्तारवादी वायरस से पीड़ित चीन को भारतीय सेना ने हर बार हैवी डोज देकर छोड़ा, लेकिन चीन की तो नस नस में साजिशों का जहर घुला है। इस वर्ष हाल की घटनाओं में चाइनीज फोर्सेस का वायलेंट कंडक्ट सभी म्यूचुअली एग्रीड नॉर्म्स का पूरी तरह से उल्लंघन है। अभी की स्थिति के अनुसार चाइनीज साइड ने एलएसी
और अंदरूनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिक टुकड़ियां और गोला बारूद मोबिलाइज किया हुआ है। पूर्वी लद्दाख और गोगरा और कोंकला और पेंगोंग लेक का नॉर्थ और साउथ बैंक पर कई फ्रिक्शन एरियाज हैं। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट्स किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। लद्दाख में चीन के एक्शन साफ जाहिर करते हैं कि चीन भले ही शांति और समझौतों की जितनी मर्जी बातें कर ले, लेकिन उसका असली मकसद साफ है और चीन के हर मकसद को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। मैंने यह भी स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि चीनी पक्ष हमारे साथ मिलकर काम करे। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। आज संसद से चीन पर स्ट्राइक का सार ये है कि चीन युद्ध की मंशा न ही पाले तो उसके लिए अच्छा है, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि लद्दाख में भारतीय सेना का सिर्फ जोश ही हाई नहीं है, बल्कि भारतीय सैनिक ऐसी हाइट पर बैठे हैं कि चीनी सेना के पैरों तले की जमीन कभी भी खिसका सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े, उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। हमारे जवानों का यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी तथा तापमान शून्य से नीचे, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। वैसे इस बात में संदेह है कि चीन पीछे हटेगा। चीन की जो सारी हरकतें हैं उसे देखकर आप यही महसूस करेंगे कि चीन युद्ध करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए भारत ने अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। चीन भले ही बात करने के लिए आगे आता है, लेकिन भारत अपनी तैयारियां पुख्ता रखता है। जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हमारे फॉरवर्ड पोस्ट हैं वहां तैयारियां चल रही हैं, उसका हम जायजा आपको दिखाएंगे। भारतीय सेना ने लद्दाख में एलएसी पर अपनी तैयारियां तेज की हैं। फॉरवर्ड पोस्ट पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। सर्दियों के मौसम में एलएसी पर डटे रहने और युद्ध की स्थिति बनने पर चीन से मुकाबला करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। -50 डिग्री की ठंड में बर्फीली पहाड़ी चोटियों पर तैनाती के लिए जरूरी टेंट, कपड़े, उपकरण, इनकी सप्लाई के लिए वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार एलएसी पर उड़ान भरते हैं। एलएसी पर भारतीय सेना के साथ साथ आज तक की टीमें भी अग्रिम मोर्चे पर पहुंची हैं, तैनात हैं, रिपोर्टिंग कर रही हैं और एलएसी पर बन रहे युद्ध जैसे हालात के बीच लगातार भारतीय सेना की तैयारियों को हम कवर कर रहे हैं। एलएसी की एक फॉरवर्ड पोस्ट से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, इसे देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीन ने अगर युद्ध छेड़ा तो भारतीय सेना उसे कैसे और कितना बड़ा सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। उनके लिए बर्फीली ऊंचाइयों के अनुरूप विशेष प्रकार के गर्म कपड़े, उनके रहने का स्पेशलाइज्ड टेंट तथा उनके सभी अस्त्र शस्त्र एवं गोला बारूद की पर्याप्त व्यवस्था की गई। यह संकल्प सराहनीय है कि दुर्गम ऊंचाइयों पर जहां ऑक्सीजन की कमी तथा तापमान शून्य से नीचे, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आती है और वे सियाचिन, कारगिल और आदि ऊंचाइयों पर अपना कर्तव्य इतने वर्षों से लगातार निभाते आ रहे हैं। हम लद्दाख में फॉरवर्ड लोकेशन में हैं, जहां पर अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं। ये भारतीय सेना के रियल एक्शन है, कोई चीन के लाइट कैमरा एक्शन नहीं। लद्दाख में एलएसी की फॉरवर्ड पोस्ट पर भारतीय सेना चीन को सर्दी में गर्मी का एहसास करवाने के लिए तैयार हो रही है और आज तक भारतीय सेना की इन तैयारियों को दिखाने के लिए एलएसी पर तैनात है। और आप देख सकते हैं कैसे इस C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सामान
अभी अभी उतारा जा रहा है। कुछ देर पहले इसी एयरक्राफ्ट में कुछ सेना के जवान और ऑफिसर्स भी थे जो एक फॉरवर्ड लोकेशन से अभी यहां लाए गए हैं और ये बहुत ही अहम हैं ऑपरेशंस। हर रोज बहुत सारी ऐसी सॉर्टीज होती हैं जिसमें सामान ले जाया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। भारतीय वायुसेना के C-70 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लगातार उड़ान भर रहे हैं और LAC के फॉरवर्ड पोस्ट्स पर सामान की सप्लाई कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के दौरान इस्तेमाल में लाई जाने वाली डिवाइस -50 डिग्री सेल्सियस तापमान और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा का मुकाबला करने के लिए थर्मल इंसुलेशन वाले कपड़े तो हैं ही, साथ ही युद्ध की स्थिति में सैनिकों को खाने पीने की कोई कमी ना हो, इसके भी इंतजाम किए गए हैं। हम लद्दाख में एक फॉरवर्ड लोकेशन में हैं जहां पर अभी अभी ये सामान एयर ड्रॉप किया गया है। सबसे अहम ये देखिए आर्कटिक टेंट्स, ये स्पेशल टेंट्स हैं जो सैनिकों के लिए पहुंचाए जा रहे हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में, क्योंकि देखिए सर्दी आ रही है और इस सर्दी में बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सैनिकों के पास वो सारी ज़रूरत की चीज़ें हों जो उनको सस्टेन करने में हेल्प करे। केरोसिन हीटर्स फिर से बहुत ही अहम, जिस तरह का सर्दी का माहौल बन रहा है, स्पेशल क्लोथिंग दी जाती है ट्रूप्स को जो डिप्लॉयड हैं फॉरवर्ड एरियाज में। जहां जहां तनाव चल रहा है वो इलाके 15,000 फीट के ऊपर हैं। लद्दाख में भारतीय सेना की यह तैनाती चेतावनी है उस चीन को जिसे लगता है कि सर्दियां आएंगी तो भारतीय सैनिक उससे युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चीन इतना बड़ा नासमझ है कि उसे पता ही नहीं कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में भारतीय सेना पूरे साल तैनात रहती है और अब लद्दाख में भी तैनाती के लिए तैयार है। भारतीय सेना के ट्रूप्स यहाँ पे तैयार हैं फॉरवर्ड लोकेशंस में डिप्लॉयमेंट के लिए। इनकी तैनाती की जाएगी उन इलाकों में ईस्टर्न लद्दाख में जहां पर काफी दिनों से, बल्कि 4 महीनों से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच में तनाव रहा है। सर्दियों में युद्ध के लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट्स पर लगातार सैनिकों को भेजा जा रहा है। चाहे हथियार हो या गोला बारूद, किसी चीज की कोई कमी ना पड़े, इसकी भी पूरी तैयारी हो चुकी है। LAC पर चीन अगर नहीं माना तो इन सर्दियों में चीनी सेना के मंसूबों का तेल निकलना पक्का है। हम इस वक्त एक फ्यूल डिपो में हैं और हम देख सकते हैं कैसे ये टैंकर्स यहाँ पे एक लाइन में खड़े हुए हैं और पाइप्स के जरिए इनमें से फ्यूल तेल निकाला जा रहा है। और जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त ये एक बहुत बड़ा फ्यूल टैंकर है, करीब 4 लाख लीटर का फ्यूल की कैपेसिटी है। इस टैंकर से जो कि अंडरग्राउंड है उसके बाद बैरल्स में फ्यूल डाला जाता है और यही ट्रांसपोर्ट किया जाता है फॉरवर्ड एरियाज में। तो अगर चीन को अब भी लगता है कि वो LAC पर सर्दियों में भारत से युद्ध लड़ सकता है तो उसका स्वागत है। चीनी सेना के हर मंसूबे को बर्फ में दफन करने के लिए पूरी तरह हैं तैयार हम। LAC से अभिषेक भल्ला, लद्दाख आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।